प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज़्यादा तेज़ ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। सुबह का समय था। गांव पर इतनी घनी धुंध थी कि नीम का पेड़ भी आधा दिखाई देता था। खेतों के ऊपर सफ़ेद चादर सी जमी हुई थी और हर सांस से भाप निकल रही थी। घरों के बाहर अलाव जल रहे थे और औरतें अपने सिर पर ओढ़नी कसकर चूल्हे में लकड़ी डाल रही थीं। मगर उस ठंड के बीच एक छाया खेत की ओर बढ़ रही थी। रामनाथ गांव का सबसे बूढ़ा किसान था। दाढ़ी सफ़ेद, झुर्रियां भरी, लेकिन चाल में आज भी वही जिद्द थी जो किसी जवान आदमी में होती है। उसके पैरों में फटी हुई रबर की चप्पल थी और कंधे पर पुरानी गमछा। हाथ में एक फावड़ा था जो हर कदम के साथ चर्रर की आवाज कर रहा था। उसने खेत की ओर देखा। चारों तरफ धुंध, पर मिट्टी की गंध वहीं थी। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, ठंड बढ़ गई है, पर फसल की प्यास तो और बढ़ी होगी। घर के दरवाजे से गोपाल के उसका बेटा यह आवाज लगाता है, बाबा, इतनी सुबह खेत क्यों जा रहे हो? रात में भी गए थे ना? रामनाथ बिना पीछे देखे बोला, खेत मेरा बेटा है गोपाल, और बेटा अगर प्यासा हो तो बाप कैसे सो सकता है? गोपाल ने सिर झटक लिया। अब तो सब लोग मोटर चला रहे हैं, पानी अपने आप आ जाता है। आपकी ये पुरानी आदतें कब जाएंगी? रामनाथ रुक गया, पलटकर मुस्कुराया, मशीन पानी दे सकती है बेटा, दुआ नहीं। वो धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ गया। रास्ते में मिट्टी इतनी ठंडी थी कि पैरों से चुभन सी होती थी, लेकिन उसके पांव रुकते नहीं थे। दूर खेतों की ओर से हल्की हवा आई, ठंडी, लेकिन उसमें किसी पुराने गीत की लय थी। गांव के कुत्ते भौंकते रहे, पर रामनाथ बस आगे बढ़ता गया। जब वो नहर के किनारे पहुंचा तो देखा पानी की सतह बर्फ जैसी जम चुकी थी। उसने झुककर देखा, पानी नीचे कहीं बह रहा था, लेकिन ऊपर सब सफेद। वो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, अभी सांस चल रही है, बस रास्ता बंद हो गया है। वो फावड़ा लेकर बैठ गया और धीरे धीरे नहर की मिट्टी को खुरचने लगा। हर बार जब फावड़ा जमीन में जाता तो ठंड उसके हाथों तक चढ़ जाती। उंगलियां सुन्न, पर फावड़ा चलता रहा। कुछ देर बाद उसकी सांस तेज हो गई, माथे पर पसीना आ गया, ठंड के बीच में पसीना। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई, बाबा, अब रहने दो, हाथ देखो कैसे लाल हो गए हैं। वो गोपाल था, हाथ में ऊनी शॉल लिए। उसने फावड़ा खींचने की कोशिश की। चलो घर चलते हैं। रामनाथ ने फावड़ा कसकर पकड़ा। जा बेटा, तू जाकर आग ताप ले, ये ठंड मुझे नहीं डराती। जब तक खेत को पानी नहीं दूंगा आग भी मुझे नहीं गर्म करेगी। गोपाल चुप रह गया। उसे समझ नहीं आता था कि ये बूढ़ा आदमी क्या ढूंढता है इन खेतों में। उसने झुंझलाकर कहा, बाबा, ये सब किसके लिए कर रहे हो? अब तो आप बूढ़े हो चुके हो। रामनाथ ने बिना देखे जवाब दिया, बूढ़े हाथों में जब मिट्टी लगती है ना, तो उम्र नहीं, जीवन लौट आता है। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, पर धुंध अब भी भारी थी। रामनाथ के हाथ कांपते थे, फिर भी फावड़ा मिट्टी में गहराता जा रहा था। उसके साथ साथ उसकी सांसें भी मिट्टी के साथ उठती गिरती थीं। उसने दूर अपने खेत की तरफ देखा। वहां सरसों के पौधे झुके हुए थे, जैसे ठंड से कांप रहे हों। वो मुस्कुराया और बोला, डरो मत बच्चों, पानी आ जाएगा, मैं हूं ना। धीरे धीरे उसकी उंगलियां नीली पड़ गईं, पर उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई। वो कह रहा था, ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, मिट्टी का दिल कभी नहीं जमता। पीछे गोपाल खड़ा था। उसने देखा, उसके पिता की सांसें धुंध में मिल रही थीं, लेकिन उनमें ताकत थी। वो फावड़ा छोड़कर वापस नहीं गया। गोपाल ने एक बार फिर कहा, बाबा, ये आखिरी बार है ना? रामनाथ मुस्कुराया, हाँ बेटा, आखिरी बार ही तो है।
हर सुबह आखिरी ही लगती है। हवा अब और ठंडी हो गई थी। नहर के किनारे से धुआं सा उठने लगा था। मिट्टी की सांसें, जैसे धरती खुद कांप रही हो। रामनाथ ने मिट्टी को छूकर कहा, ठंड बढ़ गई है, पर तेरी रगों में अभी भी पानी है। उसने फावड़ा दीवार से टिकाया, मिट्टी पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो खेतों से बात कर रहा हो। आज तो तू भी कांप रही है मिट्टी माँ, चल मिलके गर्मी पैदा करते हैं। सामने से सूरज की हल्की किरण टूटी और सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, जैसे कोई गर्मी अपनी मुट्ठी में बांध लेना चाहता हो। और फिर उसने धीरे से कहा, जब तक सांस चलेगी ये खेत सूखे नहीं रहेंगे। गोपाल ने अपने पिता को देखा, एक बूढ़ा आदमी जो ठंड में भी जल रहा था अपने खेत के लिए। उसके गाल पर हल्की मुस्कान थी और मिट्टी की गोद में उसकी छाया ऐसे लग रही थी जैसे धरती ने अपने बेटे को पहचान लिया हो। ठंड अब भी थी, लेकिन कहीं न कहीं मिट्टी के अंदर एक हल्की गर्मी जाग चुकी थी। उस बूढ़े किसान की जिद की गर्मी। धूप निकल आई, पर धुंध अभी भी जिद्दी थी। नहर के किनारे खड़े होकर रामनाथ ने लंबी सांस ली। सामने पानी की पतली सतह सफेद परत बनाकर जम चुकी थी। ऊपर से देखो तो लगता था जैसे किसी ने शीशा बिछा दिया हो। भीतर कहीं गहराई में पानी धीमे धीमे सांस ले रहा हो। उसने अपनी उंगलियों से परत को छुआ। ठंड इतनी कि छनकर हड्डियों तक पहुंची। वह मुस्कुराया, ठंड को छूना पड़ता है बेटा, तभी पता चलता है कि जहमत कितनी है। गोपाल अभी भी साथ था। उसने बाबा के कंधों पर ऊनी शॉल ठीक की। इतनी कड़क ठंड में नहर का पानी कैसे खुलेगा? ऊपर से तो पत्थर जैसा जम गया है। रामनाथ ने फावड़ा उठाया, परत पर हल्की चोट की। पतली बर्फ में बाल सी दरारें फैल गईं, जैसे मकड़ी का जाला टूटकर फैलता है। पानी डरता नहीं, उसने कहा। उसका रास्ता रोक दिया जाए तो वह किनारों से घर बनाता है। हमें बस उसे रास्ता याद दिलाना है। नहर के मोड़ पर कचरा और सूखी पत्तियां अटकी थीं। वहीं जमाव सबसे कड़ा था। रामनाथ घुटनों के बल बैठकर फावड़े की नोक से पत्तियों का पुलिंदा बाहर खींचने लगा। गोपाल ने मदद की। ये सब लेने देने का काम रात को नहर चौकीदारों का होता है बाबा। चौकीदार से पहले किसान। रामनाथ ने बिना सिर उठाए कहा, जो खेत में बीज डालता है वह पानी का पहला पहरेदार होता है। थोड़ी देर में एक टोकरी भर पत्तियां और घास निकल आईं। नीचे गीली सिल्ट थी, ठंडी, चिकनी और जिद्दी। रामनाथ ने मिट्टी के 2 बड़े ढेले उठाए और नहर के किनारे पर अलग अलग जगह जमा दिए। पहले बहाव को मोड़ देते हैं, सीधा दबाव पड़ेगा तो परत ढीली होगी। पास के घर से हरिलाल आ गया, सिर पर मफलर, हाथ में बांस की लंबी लाठी। अरे रामू, बुढ़ापे में सर चकरा जाएगा, छोड़ दे। ठंड में फसल बचाने से बेहतर है बीज बचा ले, अगली बार बो देना। रामनाथ ने उसकी ओर देखा। आंखों में नरमी थी, पर शब्द तीखे। कोई किसान अपनी फसल को यूं कहकर नहीं छोड़ता, अगली बार बो देंगे। बच्चा बुखार में हो तो क्या कहते हो, अगली बार अच्छा बेटा पैदा कर लेंगे। नहीं ना, फसल भी बच्चा है। हरिलाल चुप। उसने लाठी नहर में डाली, परत को भीतर तक खुरचा। ठीक है, मैं भी साथ हूं। अब 3 हाथ काम में थे। गोपाल पतली परत फोड़ता, हरिलाल लाठी से भीतर की जकड़न ढीली करता और रामनाथ किनारे से ढेले लगाकर बहाव को एक सिरे की ओर धकेलता। थकान जल्दी पकड़ में आती, पर ठंड का डर काम की गर्मी से पीछे छूटता जा रहा था। थोड़ी ही देर में परत एक हथेली भर जगह से छटक कर अलग हुई। नीचे की काली चमक दिखी। पानी ने आंख खोली थी। देखा? रामनाथ की आवाज में बाल सरीखा उल्लास था। जब पानी आंख दिखा दे, समझो हिम्मत लौट आई। गोपाल झुका, जोर से धक्का दिया। टूटी परत बहकर आगे जा लगी, पर अगले मोड़ पर फिर अटक गई। जैसा कि अक्सर होता है, एक गांठ खुलो, दूसरी सामने खड़ी। हरिलाल ने सिर हिलाया। ये तो पूरी नहर की जकड़ है, एक जगह तोड़ी, दूसरी जगह जाम। रामनाथ ने मिट्टी पर हथेली घुमाई, जैसे गूंथ रहा हो। ठंड अकेली नहीं आती, अपने पीछे और रुकावटें खड़ी कर देती है। पर रास्ता भी अकेला नहीं होता, वह हर मोड़ पर नया बनता है। कंधे पर पड़ी गमछा से उसने हाथ पोंछे। घास के पुल बनाओ, उसने कहा। सूखे नरकट और बंधी घास से बहाव को एक तरफ साधेंगे। पानी जब एक धारा में ताकत बनाता है तो खुद परत को काट देता है। गोपाल दौड़कर किनारे पड़ी सूखी घास, नरकट
और कुछ पतली टहनियाँ ले आया। तीनों ने मिलकर दो छोटे छोटे बंधे बनाए और उन्हें नहर के बीच तिरछा रखा, ऐसे कि पानी एक ही गली में सिमट जाए। हरिलाल ने पतली रस्सी से उन्हें पक्का किया। थोड़ी देर में हुआ भी वैसा। एक तरफ दबाव बढ़ा, पतली परत थरथराई और तिल तिल टूटने लगी। बहाव की आवाज बहुत धीमी थी, पर दिल को सहला देने वाली। सर सर। इतने में गांव के दो और लोग आ पहुंचे, शंकर और फकीरा। शंकर बोला, अरे तुम लोग सच में पानी खोल रहे हो? हमें तो लगा आज भी सिर्फ सुलगते अंगारे गिनोगे। फकीरा ने हंसकर कहा, चलो हाथ लगा दें, वरना कल चौपाल में हमारी निंदा होगी कि हम बस बातें बनाते रहे। अब 5 हाथ लगे। ठंडी हवा तेज हुई, पर काम की रफ्तार भी। जहां जहां परत जिद दिखाती, वहां लाठी का सहारा और किनारों पर मिट्टी के ढेले। सूरज ऊपर चढ़ा तो धुंध का घेरा हल्का हुआ। पहली बार साफ दिखी नहर की सांस, है भी और टिकाऊ भी। गोपाल ने दूर खेत की ओर देखा। सरसों में हल्की चमक आई थी। बाबा, अगर ये धारा स्थिर रही तो 2 घंटे में खेत तक पानी पहुंच जाएगा। रामनाथ ने सिर हिलाया। स्थिर नहीं, बढ़ती रहनी चाहिए। ठंड वापस आएगी, हमें उसे मौका नहीं देना है। उसने जेब से छोटा सा कपड़ा निकाला, भीतर गुड़ का टुकड़ा। सबकी ओर बढ़ाया। मुंह मीठा करो, लड़ाई लंबी है। हरिलाल हंसा। गुड़ भी ठंडा होकर पत्थर बना पड़ा था, पर अब मुंह में जैसे आग लग गई। कुछ ही देर में बहाव सच में तेज हुआ। टूटे कचरे और पत्तियां धक्का खाती आगे निकलने लगीं। लोग खुश, पर तभी एक और मुसीबत। आगे के पटरे के पास गाद मोटी निकली। पानी जमा होकर ऊपर ऊपर घूमने लगा। गहरा रास्ता बंद। शंकर ने कहा, यहां तो फावड़ा काम नहीं देगा, गाद चिपक कर हाथ खींच लेगी। रामनाथ ने आंखें सिकोड़कर देखा। गली काटनी होगी। किनारे से मिट्टी हटाओ, एक छोटी बांह बनाओ ताकि पानी खुद अपनी नोक से गाद को कुरे दे। उन्होंने जगह नापी, ढेला तोड़ा, एक पतली सी नली बनाई, हथेली जितनी चौड़ी। पानी ने उस नली को छुआ। पहले संकोच, फिर उत्साह, जैसे किसी बच्चे ने सुराख से उंगली निकाल ली हो। गाद से हरकर डीली हुई और एक झटके में धप्प से बैठ गई। धारा हंसी, अब खुलकर सर सर। गोपाल ने खुशी में ताली बजा दी, फिर खुद ही शर्मा गया। रामनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। ये ताली मेरे लिए नहीं, पानी के लिए बजा। उसने खुद रास्ता बनाया है, हमने बस याद दिलाया। ठंड अब भी कांट रही थी, उंगलियां दुख रही थीं, पर चेहरों पर गर्मी थी, काम की, उम्मीद की। तभी आसमान फिर से धुंधला हुआ। हवा ने करारी करवट ली। दूर से कोहरे की चादर लौटती दिखी। हरिलाल बोला, शाम से पहले फिर जमाव बढ़ेगा। रामनाथ ने बहते पानी को देखा। आंखों में दृढ़ता लौटी। तभी तो अभी खेत तक धारा पहुंचानी है। अगर पहली लकीर खेत को छू गई तो रात की ठंड भी उसका भरोसा नहीं तोड़ पाएगी। सबने एक साथ सिर हिलाया। रस्सियां कसी, घास के पुल सहेजे, किनारों की ढलान सुधारी। धारा अब स्थिर सी लग रही थी, पर ठंड की वापसी सामने थी, जैसे कोई पुराना दुश्मन पीछे से फिर आता दिख रहा हो। गोपाल ने बाबा से पूछा, अगर रात को फिर जम गया तो? रामनाथ ने नहर की कगार थपथपाई। तब हम रात को भी लौटेंगे। पानी एक बार रास्ता पहचान ले, फिर उसे जगाना आसान होता है। धुंध और घनी हो चली। सूर्य की किरणें धुंधली पड़ गईं, पर धारा अब साफ थी, पतली सही मगर निरंतर। सबकी नजर अगले मोड़ पर थी। वहां से खेत की पहली मेड़ शुरू होती है और वहीं से तय होगा कि आज की मेहनत सच में फसल तक पहुंची या ठंड की दीवार ने फिर से रोका। चलो। रामनाथ उठ खड़ा हुआ। अब अगली मेड़ तक साथ चलो। आज पानी को उसके घर तक छोड़कर ही लौटेंगे। और सब उसके साथ हो लिए। हाथ सुन्न, पैर भारी, पर दिल गरम। नहर के अगले मोड़ पर क्या इंतजार कर रहा था, किसी को नहीं मालूम, पर सबके कदमों में एक जैसी लय थी, जैसे पूरे गांव ने ठंड के खिलाफ एक ही सांस ले ली हो। सूरज अब धुंध के पीछे कहीं खो चुका था। खेतों के ऊपर सफेद धुंध की परत फिर से उतर आई थी और हवा में इतनी ठंड थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होती थी। नहर से उठती भाप अब धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ रही थी, जैसे पानी खुद रास्ता याद कर रहा हो। रामनाथ उस भाप को देख रहा था। होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, देख बेटा, पानी भी इंसान जैसा है। जब रास्ता दिखाओ तो खुद चल पड़ता है। गोपाल थका हुआ था।
उसके हाथ फावड़े से छिल गए थे, उंगलियां सुन्न हो रही थीं। उसने कहा, अब घर चलो बाबा, बाकी कल कर लेंगे। रामनाथ ने हंसकर जवाब दिया, ठंड कल और बढ़ेगी, मिट्टी आज जिंदा है। अगर आज नहर न खुली तो कल तक ये मिट्टी भी सो जाएगी। हरिलाल ने कहा, रामू, तेरी जिद अब उम्र से बड़ी हो गई है, शरीर मान नहीं रहा और तू ठंड से लड़ाई करता है। रामनाथ ने कहा, उम्र नहीं लड़ती भाई, जिद्द लड़ती है। और मेरी जिद्द है कि खेत सूखा नहीं दिखना चाहिए। वो तीनों कुछ देर चुप रहे। नहर के पानी ने एक नया मोड़ लिया और हल्की सी धारा खेत के कोने तक पहुंची। मिट्टी ने जैसे चैन की सांस ली। सरसों के कुछ पौधे झुके हुए थे, उनकी पत्तियों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी थी। हल्की सी हरियाली फिर से सांस ले रही थी। रामनाथ ने मिट्टी उठाकर मुंह से लगाई। अब स्वाद बदला है, इसमें जान लौट आई है। गोपाल ने कहा, बाबा, तुम ऐसे क्यों करते हो? सब कहते हैं कि अब यह मेहनत का जमाना नहीं रहा, ट्रैक्टर, मोटर, पाइप सब आसान हो गया है। रामनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आसान चीजें दिल को सुकून नहीं देती बेटा। ये जो ठंड में मिट्टी की गंध आती है ना, यही असली गर्माहट है। तभी हवा तेज चली, खेतों के ऊपर से धुंध की मोटी चादर लहराई और आसमान से जैसे बर्फ की बूंदें गिरने लगीं। गोपाल कांप गया। बाबा, अब तो मौसम बिगड़ गया है, चलिए घर चलते हैं, वरना बीमार पड़ जाएंगे। रामनाथ ने सिर उठाया, आकाश की ओर देखा और बोला, ठंड जितनी तेज आती है उतनी जल्दी जाती भी है, लेकिन खेत अगर प्यासा रहा तो उसका सूखना पूरे साल सताएगा। उसकी आवाज में अजीब सी ताकत थी। गोपाल समझ नहीं पा रहा था कि यह जिद्द है या पागलपन, पर उसके भीतर कुछ बदल रहा था। एक अजीब सी गर्मी जो सिर्फ पिता की जिद्द से उठ रही थी। हरिलाल ने कहा, रामू, तू पागल हो गया है। ये उम्र है आराम करने की, खेतों में मरण ढूंढने की नहीं। रामनाथ ने फावड़ा मिट्टी में गाड़ते हुए कहा, अगर मिट्टी में मरना पागलपन है तो मैं जिंदा रहने से इनकार करता हूं। फिर उसने धीरे धीरे मिट्टी खोदनी शुरू की। ठंड की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें चमक रही थीं। नहर का पानी अब धीरे धीरे फैलने लगा था, खेत की मेड़ों को छूने लगा था। उस दृश्य में कुछ जादू था, जैसे ठंड की सफेदी के बीच किसी ने हल्की धूप रख दी हो। गोपाल ने देखा कि उसके पिता के गाल अब लाल पड़ चुके हैं, लेकिन उनके होंठों पर वही मुस्कान है। वो कह रहा था, देखो, खेत सांस ले रहा है, सुनो बेटा, ये आवाज, ये सर्र सर्र, यही तो जिंदगी है। गोपाल ने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ। सचमुच मिट्टी में हल्की गर्मी थी। उसे याद आया जब वो छोटा था और बारिश के बाद यही मिट्टी उसके पैरों में चिपक जाती थी। तब बाबा कहते थे, मिट्टी को पैर से नहीं दिल से छुओ। आज उसे वो सब याद आने लगा। उसे लगा जैसे वो फिर बच्चा बन गया हो और उसके बाबा वही ताकतवर किसान जो हर मुश्किल में रास्ता ढूंढ लेते थे। बाबा, उसने धीरे से कहा, अगर आप साथ हैं तो मैं भी हूं। चलिए आज रात तक काम पूरा करते हैं। रामनाथ ने उसकी ओर देखा, आंखों में चमक थी। अब तू मेरे जैसा बोलने लगा है बेटा। खेत का आदमी वही होता है जो ठंड से नहीं, वक्त से डरता है। तीनों ने फिर काम शुरू किया। मिट्टी की परत को हटाना, पानी के रास्ते को साफ करना, हर बार ठंडी हवा में झुककर मेहनत करना, सब जारी था। आसमान के नीचे धुंध में लिपटी ये तीन परछाइयां अब गांव के किनारे का सबसे गर्म नजारा थीं। सूरज ढलने लगा, पर उनके कदम धीमे नहीं हुए। गोपाल ने कहा, बाबा, रात को तो पानी फिर जम जाएगा। रामनाथ बोला, जम जाएगा तो फिर तोड़ेंगे। पानी भी जानता है कि मैं हार मानने वाला नहीं। हरिलाल ने हंसते हुए कहा, अब तो तेरे पीछे पूरा गांव लग जाएगा। रामनाथ ने जवाब दिया, गांव तब साथ होता है जब कोई पहले कदम बढ़ाए। ठंड सिर्फ उसी को हराती है जो कोने में दुबक जाता है। धीरे धीरे सूरज की आखिरी किरणें भी धुंध में समा गईं। खेत अब ठंडी चांदी की तरह चमक रहा था और उस पर झुके तीन आदमी, जैसे धरती ने अपनी नब्ज खुद थाम रखी हो। गोपाल ने देखा, उसके पिता के कपड़े मिट्टी से सने थे, हाथ कटे हुए, पर आंखें अब भी अडिग। उसने सोचा, शायद ठंड सिर्फ शरीर को जकड़ती है, हिम्मत को नहीं। रामनाथ ने खेत की ओर देखा और कहा, आज बस एक लकीर और बनानी है, फिर पानी अपने आप चल पड़ेगा। गोपाल ने फावड़ा थामा और बोला, चलो बाबा, इस बार मैं आगे। रामनाथ मुस्कुराया,
अब मैं पीछे रहूंगा बेटा। असली किसान वही होता है जो अपने बाद किसी को रास्ता सौंप जाए। ठंडी हवा में उनके फावड़ों की आवाज गूंजती रही, थक थक थक। हर बार जैसे मिट्टी से नहीं, ठंड से लड़ाई कर रहा हो। और हर बार मिट्टी की गंध थोड़ी और गहरी हो जाती थी। रात उतरने लगी, पर वो तीनों वहीं थे। दूर किसी घर से ढोलक की मध्यम आवाज आ रही थी। शायद कोई शादी थी, मगर इन तीनों की दुनिया इस खेत तक सीमित थी। रामनाथ ने आकाश की ओर देखा और कहा, भगवान, अब बस थोड़ी गर्मी भेज दे, बाकी हम संभाल लेंगे। फिर उसने अपनी गमछा उतारी, उसे मिट्टी पर रखा और बोला, अगर मैं रुक गया तो खेत भी रुक जाएगा। इसलिए ठंड, तू जितनी तेज आए मैं उतना ही गहरा खोदूंगा। गोपाल ने देखा, बाबा की आंखें नम थीं, पर उनमें एक जीत की चमक भी थी। बाबा, उसने कहा, आप पागल नहीं, आग हो। रामनाथ हंसा, आग ही तो हूं जो ठंड के सीने में जलती है। और उसी वक्त दूर खेत से एक हल्की आवाज आई, सर्रर। पानी चल पड़ा था। बूढ़ा किसान मुस्कुराया, मिट्टी को छुआ और फुसफुसाया, चल बेटा, अब तेरा रास्ता खुल गया। उस रात ठंड जरूर थी, पर गांव की मिट्टी ने पहली बार गर्मी महसूस की। रात उतर चुकी थी, आसमान पर बादल नहीं थे, फिर भी ठंड किसी अदृश्य परत की तरह जमीन से चिपक गई थी। हवा इतनी सर्द कि कान सुन्न हो जाए। दूर गांव में अलाव जल रहे थे। कुछ लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। कोई आलू सेंक रहा था और कोई बस अपनी हथेलियों में गर्मी खोज रहा था। लेकिन खेत के कोने में, उस अंधेरी रात में, रामनाथ का अलाव उसकी जिद थी। गोपाल और हरिलाल ने बहुत कहा, अब बहुत हो गया बाबा, चलो घर, कल देख लेंगे। पर रामनाथ ने बस एक वाक्य कहा, ठंड खेत को नहीं रोक सकती। अगर मिट्टी ने हार मान ली तो किसान का दिल भी जम जाएगा। वो फावड़ा उठाकर नहर की ओर चला गया। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, धुंध इतनी कि 5 कदम आगे कुछ न दिखे। हर सांस के साथ भाप निकल रही थी, जैसे हवा में आग और बर्फ एक साथ घुल गई हो। उसके कदम मिट्टी पर पड़ते तो चर्रर की आवाज आती, वही आवाज जो खेत के साथ उसके बचपन से जुड़ी थी। नहर के पास पहुंचते ही वो झुककर बैठ गया। पानी की सतह फिर जमने लगी थी, पतली परत की तरह। उसने अपनी उंगलियां डुबोने की कोशिश की। उंगलियां नीली पड़ गईं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। देखा बेटा, उसने खुद से कहा, पानी अब भी जिंदा है, बस ऊपर से डरा हुआ। उसने फावड़ा उठाया, पहली चोट लगाई। बर्फ की परत टूटी नहीं, बस झंकार सी हुई, जैसे किसी ने शीशे पर थपकी दी हो। दूसरी बार जोर से मारा। अब एक बाल जैसी दरार फैली, मगर पानी फिर भी नीचे छिपा रहा। तीसरी बार उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया। थक, आवाज गूंजी और परत का टुकड़ा टूटकर दूर गिरा। नीचे से भाप निकली और एक पतली सी धारा हिली। बस यही तो चाहिए था, वो बुदबुदाया। एक सांस। उसी वक्त हवा और तेज चली। धुंध जैसे उसकी मेहनत का मजाक उड़ाने लगी। उंगलियां अब चल नहीं रही थीं। फावड़े की पकड़ ढीली होने लगी, लेकिन रामनाथ का शरीर अब आदत से काम कर रहा था। हर चोट के बाद वो खुद को कहता, थोड़ा और। थोड़ी देर में गोपाल फिर आया, हाथ में लालटेन लिए। बाबा, अब बस भी करो, ये शरीर लोहे का नहीं है। हाथ देखो, खून रिस रहा है। रामनाथ ने लालटेन की लौ को देखा, फिर अपनी हथेलियों को। सच में हथेलियों पर नीले धब्बे थे, कुछ जगहों से खून जम गया था। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, खून अगर मिट्टी में गिरे तो वो पानी से ज्यादा काम करता है। गोपाल झुंझलाया, आप समझते क्यों नहीं? ठंड ने खेतों को नहीं, आपको जकड़ लिया है। रामनाथ ने धीरे से कहा, ठंड मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं खुद ठंड से बड़ा कारण हूं। वो बोला और फावड़ा फिर चलाया। हर वार के साथ उसकी सांस भारी होती गई, लेकिन हर चोट में कुछ ऐसा था जैसे वो सिर्फ मिट्टी नहीं तोड़ रहा, वक्त से लड़ रहा हो। नहर के किनारे पर उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और माथे से लगाई। माँ, अब तू मेरी मदद कर, तेरी प्यास मैं पूरी करूंगा। अचानक फावड़ा एक बार फिर गहराई में गया और इस बार आवाज आई, छपाक। नीचे से ठंडा पानी उछला और उसके पैरों पर गिरा। वो हंसा, जोर से हंसा। देखा, मैंने कहा था, ठंड डराने आई थी, रोकने नहीं। पानी धीरे धीरे नहर की ओर बहने लगा। भाप उठी, जैसे धरती ने पहली सांस ली हो। गोपाल कुछ देर चुप रहा, फिर आगे बढ़ा। बाबा, अब घर चलो, काम तो पूरा हो गया। रामनाथ ने सिर हिलाया। पूरा?
नहीं बेटा, जब तक खेत की जड़ तक पानी न पहुंचे काम अधूरा रहता है। गोपाल बोला, पर ये रात, ये ठंड। रामनाथ ने जवाब दिया, ठंड तो हर साल आती है, पर हर साल कोई ना कोई किसान उसे हरा देता है। आज मेरी बारी है। वो खेत की ओर बढ़ गया। मिट्टी के रास्ते पर चलते हुए उसकी सांसों की आवाज ही एकमात्र संगीत थी। हर कदम पर उसके बूट मिट्टी में धंसते और निकलते। जब वो खेत पहुंचा तो सरसों के पौधों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह जमी थीं। उसने झुककर मिट्टी छुई। अब वो गीली थी। उसने आंखें बंद कीं और बोला, शुक्र है। खेत ने सांस ली। गोपाल ने देखा, उसके पिता के शरीर से भाप उठ रही थी, जैसे ठंड से नहीं, किसी आग से निकल रही हो। बाबा, उसने कहा, अब चलिए, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। रामनाथ मुस्कुराया, बीमारी नहीं बेटा, बरकत आएगी। खेत में जितना पसीना गिरे उतना ही आसमान से पानी मिलता है। उसने अपने दोनों हाथों से मिट्टी समेटी, सीने से लगाई और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कपड़े गीले थे, लेकिन आंखें चमक रही थीं। गोपाल ने कहा, क्या आप सच में मानते हैं कि मिट्टी सब समझती है? रामनाथ ने सिर हिलाया। मिट्टी ही तो भगवान है बेटा। उसने हमें बनाया, और जब हम थकते हैं वो हमें फिर से संभाल लेती है। रात और ठंडी हो चुकी थी। दूर कहीं से सियारों की आवाज आई। हवा में धुएं की हल्की गंध थी। शायद किसी ने अलाव जलाया था। पर रामनाथ ने अपने दिल में जो आग जलाई थी वो किसी अलाव से कम नहीं थी। वो खेत के बीच खड़ा था। उसकी परछाई पानी में झिलमिला रही थी। उसने कहा, ठंड तू जितनी भी बढ़ जा, अब तेरे सामने मेरी मिट्टी की गर्मी खड़ी है। गोपाल ने देखा, उसके पिता धीरे धीरे झुककर मिट्टी में हाथ डालते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। बाबा, रामनाथ ने बिना देखे कहा, बस थोड़ी देर और बेटा, खेत को अब नींद आने लगी है, मैं इसे लोरी सुना रहा हूं। गोपाल कुछ नहीं बोला, बस वहीं खड़ा रहा। हवा में भाप थी, मिट्टी में गर्मी थी और आसमान में एक बूढ़े आदमी की सांसें गूंज रही थीं। ठंड जब तक मिट्टी से न टकराए उसे गर्मी का मतलब नहीं पता चलता। और वो रात जो इतनी ठंडी थी कि पत्थर भी कांप उठे, अब मिट्टी में हल्की सी धड़कन छोड़ चुकी थी, क्योंकि एक बूढ़े किसान ने अपने जिद्दी हाथों से उसे जगा दिया था। रात का पहला पहर था। वो समय जब गांव सोने लगता है, पर खेतों की नींद कभी पूरी नहीं होती। आसमान काला था, पर ठंड का रंग और गाढ़ा। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेते ही फेफड़ों में सुई चुभती थी। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में बस एक आवाज, झर्रर, थक, झर्रर, फावड़ा चलने की। रामनाथ अब भी खेत में था। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे वो भी ठंड से लड़ रही हो। हर कुछ देर में वो मिट्टी खोदता, फिर फावड़े को टिकाकर सांस लेता और फिर वही शब्द दोहराता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। पानी की पतली धारा अब खेत के किनारे तक पहुंच चुकी थी, पर फसल तक अभी भी कुछ मेड़ें बाकी थीं। मिट्टी गीली थी, लेकिन ठंडी इतनी कि उसमें हाथ डालने पर लगता था जैसे बर्फ में उंगलियां रख दी हों। रामनाथ ने अपनी हथेलियां मिट्टी पर रखीं और बोला, अब बस यही बाकी है। खेत का दिल यहीं धड़कता है। दूर कहीं से सियारों की आवाज आई। हवा तेज हुई और लालटेन की लौ झिलमिलाने लगी। गोपाल घर से फिर निकल पड़ा। मां ने लाख मना किया, पर उसका दिल नहीं माना। वो कंबल में सिर लपेटे खेत की ओर भागा। जैसे जैसे वो नहर के पास पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। उसने आवाज लगाई, बाबा, पर जवाब नहीं आया। वो लालटेन की टिमटिमाती रोशनी की तरफ दौड़ा। वहां रामनाथ मिट्टी पर बैठा था, हाथों में फावड़ा थामे, सिर झुकाए। उसके चारों ओर हल्की भाप फैल रही थी और आंखें नहर के पानी पर टिकी थीं। गोपाल ने पास जाकर कहा, बाबा, अब छोड़ दो, खेत तक तो पानी पहुंच गया है। रामनाथ मुस्कुराया, खेत तक पहुंचा है, पर मिट्टी के हर कोने को छूना जरूरी है। पानी तभी जीवित होता है जब वो हर जड़ को सींचे। गोपाल ने कांपते हाथों से उनके कंधे पर हाथ रखा। आप बीमार पड़ जाएंगे। रामनाथ ने उसकी ओर देखा। बीमारी से नहीं डरता बेटा, पर इस ठंड में अगर खेत की जड़ मर गई तो वो पाप है। हवा और तेज चली। कोहरा इतना घना कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। लालटेन की लौ बुझने को थी। रामनाथ ने उसे हाथों से ढक लिया और बोला, ना बुझना छोटी सी आग, तेरे दम पर गांव सांस ले रहा है। गोपाल अब बेकाबू हो गया। बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा।
आपको आखिर मिल क्या जाएगा इससे? गांव वाले मजाक उड़ाते हैं कि आप पागल हो गए हैं। रामनाथ ने गहरी सांस ली। पागल वही होता है बेटा, जो ठंड में भी गर्मी पैदा कर सके, जो मिट्टी की आवाज सुन सके। तू सुन रही है मिट्टी क्या कह रही है? गोपाल ने कान लगाया। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने कहा, कुछ नहीं। रामनाथ मुस्कुराया। यही तो दिक्कत है, आज की पीढ़ी सुनना भूल गई है। मिट्टी धीरे बोलती है, लेकिन जो सुने उसे सब समझा देती है। गोपाल अब चुप था। उसने देखा बाबा की उंगलियां कांप रही थीं, पर उनका चेहरा शांत था, जैसे ठंड उनके चारों ओर घूम रही हो लेकिन उन्हें छू नहीं पा रही। थोड़ी देर बाद आसमान से हल्की हल्की ओस गिरने लगी। हर बूंद मिट्टी पर पड़कर भाप में बदल जाती। उस दृश्य में कुछ पवित्र था, जैसे धरती और आसमान के बीच कोई संवाद चल रहा हो। रामनाथ ने अपनी हथेली फैलाकर एक बूंद पकड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, देख, भगवान भी हमारी मेहनत पर अपनी मुहर लगा रहा है। गोपाल ने कहा, बाबा, आपने पूरी जिंदगी इस मिट्टी को दिया, अब इसे छोड़ दीजिए। रामनाथ बोला, मिट्टी को छोड़ने वाला किसान नहीं रहता, बस जमीन का मालिक रह जाता है। मैं किसान हूं बेटा। वो फिर झुक गया, फावड़ा उठाया और नहर की मेड़ पर एक आखिरी वार किया। इस बार पानी की आवाज कुछ अलग थी। छप छप, सर्रर। धीरे धीरे पानी खेत में फैलने लगा। हर पौधे के नीचे से भाप उठी, जैसे फसल ने गर्म सांस ली हो। रामनाथ ने आंखें बंद की। अब सुकून मिला। गोपाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने बाबा की पीठ थपथपाई। अब तो चलिए, घर पर मां इंतजार कर रही होगी। रामनाथ खड़ा हुआ, फिर जमीन की ओर देखा। जा बेटा, तू चल, मैं आता हूं। खेत को थोड़ा और देख लूं। जब पानी ऐसे बहता है तो लगता है जैसे बच्चे चलना सीख रहे हों। गोपाल चला गया, लेकिन हर कदम पर पीछे मुड़कर देखता रहा। बाबा अब भी मिट्टी पर झुके थे। ठंडी हवा में उनकी सांसें धुएं की तरह ऊपर उठ रही थीं। धीरे धीरे लालटेन की लौ कम होती गई। हवा ने फिर उसे झकझोरा, पर इस बार लौ नहीं बुझी। शायद ठंड ने भी मान लिया था कि वो हार चुकी है। रामनाथ अब मिट्टी पर हाथ रखकर बोला, ले मां, अब तेरा बच्चा तृप्त है, अब मैं भी चैन से सो सकता हूं। उसने आसमान की ओर देखा। तारे धुंध के पार चमक रहे थे। उसे अपने पिता की याद आई, जो बरसों पहले इसी नहर को खोदते हुए कहते थे, पानी खेत में पहुंचना मतलब जीवन लौट आना। आज वो वही वाक्य दोहरा रहा था, बस समय बदल गया था, भावना नहीं। रात अब और गहरी हो गई थी। गोपाल घर पहुंच चुका था, पर उसकी आंखें बार बार खेत की ओर उठतीं। बाबा लौटेंगे ना? उसने मां से पूछा। मीरा ने कहा, वो लौटेंगे बेटा, लेकिन तब जब मिट्टी को चैन मिलेगा। खेत उनका मंदिर है और आज वो पूजा पूरी कर रहे हैं। वहीं खेत में बूढ़ा किसान मिट्टी के बीच बैठा था। उसकी उंगलियां अब थम चुकी थीं, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो धीरे से बुदबुदाया, ठंड मुझे नहीं हराएगी, क्योंकि मैंने अपने खेत को जगाया है। रात की नमी बढ़ी, लेकिन मिट्टी में अब भी गर्मी थी। वो गर्मी जो आग से नहीं, मेहनत से पैदा होती है। और उसी ठंडी रात में हवा ने गांव से कहा, जब कोई अपनी मिट्टी के लिए जलता है, तब ठंड भी सिर झुकाकर गुजर जाती है। सुबह हुई तो गांव पर धुंध की सफेद चादर अब भी फैली हुई थी। नीम के पेड़ के नीचे से ओस टपक रही थी और मिट्टी की गंध में ठंड की नमी घुली हुई थी। लेकिन रामनाथ के घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। चूल्हा नहीं जला, ना ही सुबह की रोटियों की महक आई। गोपाल बाहर बैठा था, सिर झुकाए, चेहरे पर झुंझलाहट और बेचैनी दोनों। रात भर वो सो नहीं पाया था। बार बार उसके मन में वही सवाल गूंजता, बाबा लौटे क्यों नहीं? मीरा ने धीमे से पूछा, कहीं खेत में ही तो नहीं रुक गए? गोपाल ने गुस्से में कहा, हाँ वहीं होंगे। उन्हें ठंड, बुखार, थकान, किसी चीज की परवाह नहीं, बस अपनी मिट्टी से बात करनी है। वो उठा और फटी हुई शॉल कंधे पर डाली। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज उन्हें घर खींच कर लाना पड़ेगा। मीरा ने पीछे से पुकारा, गुस्से में कुछ मत कहना, वो बूढ़े हैं, पर दिल बच्चे जैसा है। गोपाल बोला, बस यही तो दिक्कत है मां, उम्र पूरी हो गई पर समझ बच्ची रह गई। वो खेत की ओर बढ़ गया। रास्ते में ठंडी हवा सीने में चुभती थी, लेकिन उसके कदम तेज थे। दूर खेतों के ऊपर से धुंध हटने लगी थी।
और मिट्टी के बीच से भाप उठ रही थी, जैसे किसी ने रात भर चूल्हा जलाए रखा हो। वो नहर के पास पहुंचा और जो देखा उससे उसका दिल भर आया। रामनाथ मिट्टी पर लेटे थे, सरसों के पौधों के बीच सिर के नीचे गमछा रखा था और आंखें बंद थीं। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन शरीर पर ठंड का असर साफ दिखता था। गोपाल दौड़कर पहुंचा। बाबा, उसने उन्हें झकझोरा। बाबा उठो, घर चलो। रामनाथ ने धीरे से आंखें खोलीं। आ गया तू? उन्होंने मुस्कुराकर कहा। देख, पानी पूरे खेत में फैल गया। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। आपको अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? रात इतनी ठंडी थी, कोई और होता तो। रामनाथ ने बीच में टोका। तो क्या, ठंड से मर जाता? बेटा, जो खेत के लिए जीता है वो मिट्टी में मरने से नहीं डरता। गोपाल का गुस्सा अब और बढ़ गया। हर बार यही बात, खेत, मिट्टी, नहर, सब कुछ खेत के लिए। लेकिन कभी ये सोचा कि मां रात भर रोती रही? मैं पूरा गांव छान आया, सब कह रहे थे। रामनाथ अब समझ से परे हो गए हैं। रामनाथ ने सिर झुकाया, मिट्टी पर उंगलियां चलाईं। लोग क्या कहेंगे, ये सोचते तो शायद ये खेत आज भी सूखा होता। गोपाल ने ताना मारा। हाँ, और आप मिट्टी में ही दफन हो जाते। क्या इसी दिन के लिए मुझे पढ़ाया था आपने? रामनाथ ने उसकी ओर देखा। वो नजर जैसे एक साथ गुस्सा, दर्द और ममता से भरी थी। मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया था कि तू मिट्टी से नाता तोड़ ले। पढ़ाई से आंखें खुलती हैं बेटा, जमीन नहीं छूटती। गोपाल अब फूट पड़ा। आपको समझाना बेकार है, दुनिया बदल गई है बाबा। अब खेतों में मिट्टी से नहीं, मशीनों से काम होता है। अब कोई ठंड में नहीं जलता। रामनाथ ने शांत स्वर में कहा। हाँ, दुनिया बदल गई है, पर क्या जमीन की प्यास भी बदल गई? उसका स्वर धीमा था, पर असर गहरा। गोपाल चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा, आपकी ये जिद ही एक दिन। रामनाथ हंस पड़े। जिद नहीं है बेटा, ये इबादत है। जब भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं तो कोई नहीं कहता कि ठंड है, तो फिर खेत पर क्यों नहीं? गोपाल पीछे हट गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गुस्से में फावड़ा उठाया और मिट्टी पर दे मारा। बस बाबा, अब और नहीं। रामनाथ ने शांति से कहा। गुस्से से मिट्टी नहीं डरती बेटा, बस दुखी होती है। इतना सुनते ही गोपाल का गला भर आया। आपको डर नहीं लगता? इस उम्र में ठंड, दर्द, बीमारी, कुछ भी हो सकता है। रामनाथ ने गहरी सांस ली। डर तब लगता था जब मिट्टी मेरी नहीं थी, अब तो मैं इसका हिस्सा हूं। फिर वो धीरे से उठे, अपनी धोती झाड़ी और खेत के बीच चले गए। आ देख, हर पौधा अब सीधा खड़ा है। रात भर ठंड से कांप रहा था, लेकिन मैंने पानी से उसे जगा दिया। ये देख, मिट्टी में फिर जान आ गई। गोपाल ने देखा, सच में जहां रात को बर्फ जमी थी, अब वहां भाप उठ रही थी। मिट्टी की महक इतनी गहरी थी कि सांसों में उतर जाए। उसका गुस्सा अब पिघल रहा था। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं बस डर गया था। रामनाथ मुस्कुराए। डरना सही है बेटा, पर डर से भागना नहीं चाहिए, ठंड से भी नहीं। गोपाल ने सिर झुका लिया। आप थक गए होंगे, अब घर चलो। रामनाथ ने कहा, हाँ चलूंगा, लेकिन पहले खेत से इजाजत ले लूं। वो मिट्टी पर झुके, हाथों से उसे छुआ और कहा, आज का काम पूरा हुआ मां, अब कल की बारी तेरी है। फिर उन्होंने गोपाल का हाथ थामा और बोले, चल बेटा, आज तू भी सीखा, मिट्टी ठंडी हो सकती है पर किसान नहीं। दोनों घर की ओर चले। पीछे रह गया वो खेत, गीली मिट्टी, ठंडी हवा और एक बूढ़े किसान की जिद की गर्मी। दूर से जब हवा चली तो सरसों के पौधे झूमे, जैसे खेत ने भी अपनी ओर से धन्यवाद कहा हो। गोपाल ने चलते चलते पीछे देखा। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन मन में गर्व था। बाबा, शायद अब मैं समझ गया कि ठंड से बड़ी कोई जिद नहीं होती। रामनाथ मुस्कुराए। बस यही तो मैं सिखाना चाहता था बेटा, ठंड से डरना नहीं, उसे मात देना। और वो दोनों ओस भरी राह पर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ गए। पीछे रह गई वो मिट्टी, जिसमें उस रात की मेहनत की गर्मी अब भी धड़क रही थी। रात फिर से उतर आई थी। इस बार आसमान साफ था, पर ठंड पहले से ज्यादा गहरी। हवा में एक ऐसी नमी थी जो हड्डियों के आर पार चली जाए। गांव के हर घर के आगे अलाव जल रहा था। कोई मूंगफली सेंक रहा था, कोई गुड़ खा रहा था, कोई बस हाथ फैलाकर अंगारों की तरफ देखता और कहता, वाह, अब जान में जान आई। रामनाथ भी अपने घर के आंगन में बैठा था।
उसके सामने पुराना अलाव जल रहा था, जिसके चारों ओर ईंटों का छोटा सा घेरा था। गोपाल ने लकड़ी डाली और धीरे धीरे आग तेज हुई। चिंगारियां हवा में ऊपर उठीं और फिर धीरे से राख में बदल गईं। मीरा ने दोनों के सामने पीतल की थाली रखी। उसमें मोटी मोटी रोटियां, थोड़ा गुड़ और मूली का अचार था। पहले कुछ खा लो, फिर बातें करना, उसने कहा और अंदर चली गई। रामनाथ ने रोटी तोड़ी और आग की तरफ देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, जानता है बेटा, जब मैं तेरे जितना था तब यही अलाव हमारे लिए त्योहार होता था। सारे बच्चे इकट्ठा होते, आग के चारों ओर नाचते, गाने गाते, और हमारे बाबा हमें बताते थे कि हर अंगारा एक मेहनत की कहानी है। गोपाल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और आप? रामनाथ हंसा। हम तो शरारती थे, आग के पास बैठकर गुड़ चुराते थे। एक बार तो हाथ जल गया था, पर तब बाबा बोले, जिसे मेहनत की गर्मी न लगे वो कभी आग की पहचान नहीं कर सकता। उस दिन के बाद मैंने ठंड से कभी डरना नहीं सीखा। कुछ देर दोनों चुप रहे। आग की चटकती आवाज ही माहौल में गूंज रही थी। फिर गोपाल बोला, बाबा, आज जब आप खेत में थे मैं सच में डर गया था। लगा कहीं कुछ हो न जाए। रामनाथ ने उसकी ओर देखा। आंखों में नरमी थी। डर सही था बेटा, पर डर से रुकना गलत। खेत अगर एक दिन सूख जाए तो उसे हरा करने में बरसों लगते हैं। इसीलिए किसान को खुद से बड़ी किसी चीज पर भरोसा रखना पड़ता है, अपनी मेहनत पर। गोपाल धीरे से बोला, माँ कहती हैं आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले हंसते थे, अब बस खेतों की बातें करते हैं। रामनाथ ने मुस्कुराया। बुढ़ापा हंसी नहीं छीनता बेटा, बस प्राथमिकताएं बदल देता है। अब खेत हंसे तो मेरा मन भी हंस लेता है। आग अब धीमी पड़ने लगी थी। गोपाल ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर उसे सुलगाया। चिंगारी उठी, हवा से टकराई और नाचने लगी। रामनाथ ने कहा, देखो बेटा, ये चिंगारी जैसी होती है ना, वैसी ही हमारी मेहनत होती है। अगर हवा न मिले तो बुझ जाती है, पर अगर हौसला हो तो आसमान छू लेती है। गोपाल ने कहा, आपके लिए खेत सब कुछ है ना? रामनाथ ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, ये खेत ही तो मेरा आईना है। जब इसमें दरार पड़ती है तो लगता है मैं टूट गया हूं, और जब पानी चलता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर भी कुछ बहने लगा है। गोपाल ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, पर अब वक्त बदल गया है बाबा। मशीनें आ गई हैं, मोटरें हैं, सब कुछ आसान हो गया है। रामनाथ ने शांति से कहा, आसान चीजें दिल को सुकून नहीं देती बेटा। खेत को सींचने में जो दर्द है वही तो जीवन का स्वाद है। अगर हर चीज आसान हो जाए तो इंसान किस बात पर गर्व करेगा? गोपाल ने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता की बातें अब सिर्फ जिद नहीं, किसी अनुभव की गहराई थीं। बाबा, उसने कहा, आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे मिट्टी भी आपको पहचानती है। रामनाथ हंस पड़े। पहचानती क्यों नहीं बेटा, मैं रोज उसे हाथों से छूता हूं, अपने पसीने से सींचता हूं। तू किसी को रोज छुए, रोज संभाले तो वो तुझसे दूर कैसे रहेगा? मीरा बाहर आई। उसके हाथ में ऊनी चादर थी। उसने रामनाथ के कंधों पर रख दी। अब बस करो, आग भी ठंडी हो जाएगी और तुम भी। रामनाथ ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, अब ठंड मुझसे डरती है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है ठंड भी हार मान गई होगी। गोपाल ने अपने पिता की ओर देखा। चेहरे की झुर्रियों में हल्की सी चमक थी, आंखों में शांति थी। आग की लपटें उन झुर्रियों पर पड़कर ऐसा लगता था जैसे समय खुद वहां ठहर गया हो। रामनाथ ने कहा, जानता है बेटा, जब मैं छोटा था तेरे दादा कहते थे, ठंड में जलना और गर्मी में तपना ही किसान का तप है। तब समझ नहीं आता था, पर अब लगता है ये खेत ही मंदिर है और ये ठंड हमारी परीक्षा। गोपाल ने कहा, आप जैसे लोग ही इस गांव को जिंदा रखते हैं बाबा, वरना अब तो लोग खेत छोड़कर शहर भाग रहे हैं। रामनाथ ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, शहर में सब कुछ है, पैसे, रोशनी, सुख सुविधाएं, पर जो मिट्टी की खुशबू खो दे वो अमीर होकर भी गरीब रहता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में राख उड़ रही थी और आग की लपटें धीमे धीमे बुझने लगीं। गोपाल ने कहा, बाबा, अब सो जाइए, कल फिर सुबह जल्दी खेत जाना होगा ना? रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, कल ठंड और बढ़ेगी, मिट्टी से फिर मुलाकात करनी है।
गोपाल ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं भी चलूंगा साथ। रामनाथ ने उसकी ओर देखा। सच? गोपाल ने सिर हिलाया। हाँ, अब मुझे भी वो ठंड महसूस करनी है जो आपको जिंदा रखती है। रामनाथ ने अपनी हथेली बढ़ाई और दोनों के हाथ आग के पास आए। आग अब छोटी हो चुकी थी, पर उस पल में उसने 2 पीढ़ियों के बीच जो गर्मी बांटी वो किसी सूरज से कम नहीं थी। हवा चली, राख उड़ गई, पर अलाव की आखिरी चिंगारी अब भी जल रही थी, जैसे ठंड को आखिरी बार याद दिला रही हो कि इंसान की हिम्मत बुझती नहीं, बस अंगारों में बदल जाती है। अगली सुबह गांव पर सूरज की सुनहरी रोशनी उतरी, लेकिन धुंध अब भी अपनी चादर फैलाए हुए थी। ठंड का असर ऐसा था कि पेड़ों की डालियों पर ओस मोतियों की तरह चमक रही थी। दूर से देखने पर लगता था जैसे पूरी धरती सफेद कपड़े में लिपटी हुई सो रही हो। मगर उस नींद के बीच एक जगह जिंदा थी, रामनाथ का खेत। गोपाल और रामनाथ सुबह सुबह खेत पहुंचे। रास्ते भर गोपाल के पैर मिट्टी में धंसते रहे और ठंडी हवा उसके गालों को काटती रही, पर इस बार वो शिकायत नहीं कर रहा था। जब वो खेत के पास पहुंचा तो ठिठक गया। जहां कल बर्फ की परत जमी थी वहां आज भाप उठ रही थी। मिट्टी गीली थी और सरसों के पौधे अब सीधा आसमान की ओर झुकते नहीं, उठते हुए दिख रहे थे। गोपाल ने आश्चर्य से कहा, बाबा, ये कैसे? रामनाथ मुस्कुराया। मैंने कहा था ना बेटा, मिट्टी बस जागने की देर है। जब उसमें पसीना पड़ता है तो वो खुद रास्ता बना लेती है। गोपाल ने झुककर मिट्टी छुई। अब वो ठंडी नहीं थी, ये तो जैसे जिंदा हो गई है, उसने कहा। रामनाथ ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, खेत कभी मरता नहीं, बस सो जाता है, और उसे जगाने के लिए मेहनत चाहिए, दुआ नहीं। वो दोनों मेड़ के किनारे चलते रहे। हर कोने से पानी धीरे धीरे बह रहा था। जहां कल सन्नाटा था वहां अब मिट्टी की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रामनाथ ने मिट्टी में उंगलियां गड़ाईं और बुदबुदाया, ले मां, अब तेरी सांसें चल पड़ी। तभी हरिलाल वहां आया। उसके हाथ में हुक्का था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रामू, तू तो कर दिखाया रे। देख, पूरा खेत खिल उठा है। कल तक जो जम गया था आज उसमें जान लौट आई। रामनाथ ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठंड अगर इम्तिहान ले तो मेहनत ही जवाब देती है। हरिलाल ने गोपाल की ओर देखा। अब समझ में आया बेटा, क्यों इस बूढ़े को ठंड नहीं जकड़ती। ये आदमी नहीं, आग है आग। गोपाल ने हंसते हुए कहा, हाँ चाचा, अब तो मैं खुद भी इसका हिस्सा बन गया हूं। तीनों खेत के बीच चले गए। सूरज की रोशनी अब तेज हो चुकी थी और हर पौधा जैसे उस रोशनी में नहा रहा था। ओस की बूंदें पत्तों से फिसलती और मिट्टी में समा जाती। रामनाथ ने कहा, देख बेटा, यही तो जीवन है, ऊपर से गिरना, नीचे जाकर मिट्टी में मिलना और फिर कुछ नया बन जाना। गोपाल ने कहा, बाबा, जब मैं छोटा था तब भी यही खेत था ना? रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, यही, बस तब ये छोटा था और तू भी। तब आप मुझे अपने कंधे पर बैठाकर पानी की धार दिखाते थे और तू कहता था, बाबा, ये खेत मेरा समंदर है। रामनाथ हंस पड़ा। दोनों की हंसी हवा में घुल गई, जैसे ठंड भी मुस्कुरा उठी हो। हरिलाल ने हुक्के का कश लिया और बोला, अब तो गांव वाले भी तेरा नाम लेंगे रामू, कहेंगे जिसने ठंड को झुकाया। रामनाथ ने कहा, नाम से क्या होगा भाई, अगर खेत खुश है तो वही सबसे बड़ी पहचान है। तभी गांव का छोटा लड़का मोहन भागता हुआ आया। काका, काका, देखो, स्कूल के मास्टर जी ने कहा है कि तुम्हारा खेत अब गांव का नमूना खेत कहलाएगा। गोपाल ने चौंक कर कहा, सच? मोहन बोला, हाँ, उन्होंने कहा, बाकी किसान भी सीखेंगे कि ठंड में खेत को कैसे जिंदा रखा जाता है। रामनाथ के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। अच्छा है बेटा, अगर मेरी मिट्टी ने किसी और की मदद की तो समझो मेरी मेहनत सफल हुई। गोपाल ने बाबा की ओर देखा। आंखों में गर्व था। आपने तो पूरे गांव को सिखा दिया कि ठंड से डरने की नहीं, उससे जीतने की जरूरत है। रामनाथ ने कहा, जीत ठंड से नहीं बेटा, अपने डर से होती है। जब दिल से डर निकल जाता है तो मौसम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी हवा चली और खेत के ऊपर से सरसों की खुशबू आई। वो खुशबू इतनी गहरी थी कि जैसे धरती खुद कह रही हो, धन्यवाद। गोपाल ने गहरी सांस ली। बाबा, ये खुशबू तो जैसे सीधी दिल में उतर गई। रामनाथ ने कहा,
क्योंकि इसमें मिट्टी का आशीर्वाद है। जब धरती खुश होती है तो वो महक बनकर इंसान के दिल में उतरती है। हरिलाल ने हंसते हुए कहा, रामू, अब तो लग रहा है कि ये खेत तेरी पूजा का मंदिर बन गया। रामनाथ ने कहा, मंदिर वहीं बनता है भाई जहां इंसान अपना सब कुछ सच्चे मन से दे दे। कुछ देर तीनों वहीं बैठे रहे। हवा ठंडी थी लेकिन अब काटती नहीं थी। रामनाथ ने मिट्टी उठाई, उसे हथेलियों में रगड़ा और कहा, देख बेटा, ये मिट्टी अब गर्म लग रही है ना? गोपाल ने सिर हिलाया, हाँ बाबा, जैसे इसमें जान दौड़ रही हो। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यही किसान की सबसे बड़ी जीत होती है, जब मिट्टी में उसकी मेहनत की गर्मी महसूस हो। थोड़ी देर बाद सूरज ऊंचा चढ़ा, धुंध पूरी तरह हट गई। खेत अब सोने जैसा चमक रहा था। रामनाथ ने आंखें बंद की और कहा, अब लगता है मेरी ठंड खत्म हुई। गोपाल ने धीरे से कहा, और मेरी शुरुआत। रामनाथ ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, अब ये खेत तेरे हवाले बेटा। इसे सिर्फ सींचना नहीं, समझना भी। याद रखना, जब भी ठंड बढ़े मिट्टी से बात करना, वो हमेशा जवाब देगी। गोपाल ने सिर झुका लिया, मिट्टी उठाई और माथे से लगाई। उस पल जैसे पिता का आशीर्वाद, खेत का प्यार और धरती की गर्मी तीनों एक साथ उसके सीने में उतर गए। हवा चली और खेत की सरसों झूम उठी। दूर मंदिर की घंटी बजी और उस ठंडी सुबह में एक अजीब सी शांति भर गई, जैसे धरती ने खुद कह दिया हो, मेहनत की गर्मी सबसे पवित्र होती है। उस दिन दोपहर तक सूरज ऊपर चढ़ आया था। ठंड थोड़ी ढीली पड़ी थी, लेकिन हवा में अब भी सर्दपन का असर था। खेत में हल्की हल्की हवा बह रही थी, सरसों के फूल झूम रहे थे और मिट्टी से भाप उठती थी, जैसे धरती अब सांस ले रही हो। रामनाथ और गोपाल दोनों खेत की मेड़ पर बैठे थे। सामने फैली हरियाली को देखकर रामनाथ की आंखें चमक उठीं। उसने मिट्टी की ओर देखते हुए कहा, देख बेटा, जब धरती मुस्कुराती है तो इंसान की सारी थकान मिट जाती है। गोपाल ने पिता की ओर देखा, आप हर बार मिट्टी से ऐसे बात करते हैं जैसे कोई जीवित चीज हो। रामनाथ मुस्कुराया, क्यों बेटा, मिट्टी मरती कब है? जो हमें जन्म देती है वो मरी हुई कैसे हो सकती है? गोपाल ने सिर हिलाया, सच कहूं बाबा, अब समझ आने लगा है कि आप क्यों हर ठंड हर दर्द को सहते रहे। इस खेत में आपकी सांसें हैं। रामनाथ ने कहा, हाँ बेटा, और अब तुझे इसकी रखवाली करनी होगी। ये सिर्फ जमीन नहीं, भरोसे की जगह है। मिट्टी उसी की होती है जो उसे समझता है। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। हवा में सरसों की महक थी और कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। उस शांति में बस पंछियों की पुकार और मिट्टी की महक थी। रामनाथ ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, जानता है गोपाल, जब तेरे दादा मुझे पहली बार खेत में लाए थे तब उन्होंने मुझे यही मिट्टी हाथ में दी थी। बोले थे, इसे कभी बेचना मत, इसे सिर्फ सींचना। आज वही बात मैं तुझसे कह रहा हूं। ये खेत, ये मिट्टी तेरे नाम है, इसे बचाए रखना। गोपाल की आंखें भर आईं। उसने कहा, बाबा, मैं कसम खाता हूं, जब तक सांस चलेगी इस खेत की देखभाल करूंगा, इसे कभी सूखा नहीं रहने दूंगा। रामनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा, बस यही शपथ चाहिए थी मुझे बेटा। ये खेत अब तेरी मिट्टी से जुड़ गया है। हवा थोड़ी तेज चली, सरसों के पौधे झूमे और उनके ऊपर से हल्की धूप फिसलकर दोनों के चेहरों पर पड़ी। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, देख, धरती ने तेरी बात सुन ली, उसने तुझे अपनाया है। गोपाल ने मिट्टी की ओर देखा, अब तो हर दिन यही लगेगा जैसे कोई घर बुला रहा हो। रामनाथ ने कहा, यही तो बात है बेटा, किसान को घर तब नहीं याद आता जब वो खेत में होता है, क्योंकि उसके लिए यही घर है। दोपहर की रोशनी में खेत के हर कोने से जैसे कोई चमक उठी थी। मिट्टी में से भाप उठ रही थी और हवा में एक मिठास थी जो सीधी दिल में उतर जाती थी। रामनाथ ने मिट्टी को हथेलियों में लेकर आंखें बंद की। ए मिट्टी माँ, उसने कहा, तेरे आशीर्वाद से ही हम जिंदा हैं, तेरे बिना हम कुछ नहीं। गोपाल ने भी हाथ जोड़ लिए। दोनों वहीं मेड़ पर बैठे रहे। एक बूढ़ा किसान और उसका बेटा, दोनों उस मिट्टी के आगे सिर झुकाए जो उनकी जिंदगी की धड़कन थी। थोड़ी देर बाद रामनाथ ने कहा, याद रखना बेटा, जब भी मुश्किल आए, जब ठंड बढ़े, जब मन थक जाए, खेत में आकर मिट्टी से बात करना, वो तुझे हर बार नया हौसला देगी। गोपाल ने कहा,
क्या सच में मिट्टी सुनती है? रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, वो बोलती भी है, बस सुनने वाला चाहिए। जब तू खेत में अकेला होगा और हवा चलेगी तो वो हवा ही उसका जवाब होगी। कुछ पल दोनों चुप रहे। तभी पास के पेड़ से दो पत्ते गिरे, धीरे धीरे लहराते हुए, जैसे किसी ने ऊपर से आशीर्वाद भेजा हो। रामनाथ ने कहा, देखा, ये भी मिट्टी का तरीका है कहना कि उसने हमारी बात मान ली। गोपाल की आंखें नम हो गईं। बाबा, अब मुझे ठंड से डर नहीं लगता। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों लगेगा? जब दिल में मिट्टी की गर्मी हो तो ठंड क्या बिगाड़ लेगी? दूर से हरिलाल पुकारा, रामू, तेरे खेत में तो अब जैसे कोई नया मौसम उतर आया हो। रामनाथ ने कहा, हाँ भाई, जब मेहनत का मौसम आता है तो सर्दी भी हार मान लेती है। गोपाल ने कहा, बाबा, आज अगर दादा जिंदा होते तो कितना गर्व करते आप पर। रामनाथ ने आसमान की ओर देखा। वो देख, बादलों के पीछे से जो रोशनी आ रही है वही उनका आशीर्वाद है। थोड़ी देर बाद रामनाथ खड़ा हुआ। उसने मिट्टी पर हाथ रखे और कहा, चल मां, अब हम चलते हैं। तू आराम कर, तेरे बच्चे ने तुझे जगाया, अब तू हमें आशीर्वाद दे। फिर उसने गोपाल की ओर देखा, चल बेटा, आज का काम पूरा हुआ, लेकिन याद रखना, जब खेत जिंदा हो जाए तो दिल को कभी थकने मत देना। गोपाल ने सिर झुका लिया, मिट्टी उठाई और अपनी हथेली पर रखी। मैं शपथ लेता हूं बाबा, अब हर ठंड में यहां अलाव नहीं, मेहनत की आग जलाऊंगा। रामनाथ मुस्कुराया, यही तो चाहिए था बेटा, बस यही। दोनों धीरे धीरे खेत से निकल पड़े। पीछे सरसों के फूल हवा में हिलते रहे, जैसे वो भी उस शपथ का साक्षी बने हों। हवा में अब एक नई खुशबू थी और सूरज की किरणें मिट्टी पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे किसी ने धरती पर आशीर्वाद लिख दिया हो। मेहनत की मिट्टी अमर है और उसकी शपथ कभी नहीं टूटती। रात का वक्त था। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी भी ठंड से कांप रही थी। हवा में वो जानी पहचानी सर्दी थी जो हड्डियों तक पहुंच जाए, मगर इस बार कुछ अलग था। उस ठंड में डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। गोपाल और रामनाथ खेत से लौट चुके थे, मगर रामनाथ का मन अब भी वहीं अटका था। बार बार उसका दिल कहता, चल एक बार और देखा, मिट्टी को नींद आ गई या नहीं। मीरा ने आग के पास लकड़ियां डाली। अब बस करो जी, आज तो खेत ने भी चैन ले लिया, अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, आराम तो किसान को तब आता है जब खेत हरे दिखें, और आज वो सपना पूरा हुआ है। गोपाल पास बैठा था। वो अब अपने पिता के चेहरे को गौर से देख रहा था। वो चेहरा जो झुर्रियों से भरा था, पर उन झुर्रियों में संतोष की लकीरें थीं। कुछ देर बाद रामनाथ ने धीमे स्वर में कहा, गोपाल बेटा, आज रात चलो खेत चलते हैं। गोपाल चौंक गया। अरे बाबा, ये वक्त है जाने का, इतनी ठंड में? रामनाथ ने कहा, हाँ बेटा, आज आखिरी रात है ठंड की, और खेत को ये बात सुनानी है कि हमने उसे जगा दिया। गोपाल पहले तो मना करता रहा, मगर फिर उसने सोचा शायद बाबा को कोई बात पूरी करनी है। उसने कंबल लिया और दोनों खेत की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, हवा की सीटी जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। दूर कहीं से कुत्ते भौंके, कहीं पत्ते खड़खड़ाए, मगर दोनों चलते रहे। जब वो खेत पहुंचे तो सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे वही जगह अब किसी नए जीवन से भर गई हो। मिट्टी से भाप उठ रही थी, जैसे धरती खुद गर्म सांस ले रही हो। रामनाथ ने मिट्टी पर हाथ रखा। देख बेटा, अब ठंड हार गई। गोपाल मुस्कुराया, हाँ बाबा, इस मिट्टी में अब आग सी गर्मी है। दोनों मेड़ पर बैठ गए। चांद की रोशनी में पूरा खेत चमक रहा था। सरसों के पौधे झूम रहे थे और हवा में हल्की सी सरसराहट थी। रामनाथ ने कहा, जानता है बेटा, जब मैं तेरे जितना था तब तेरे दादा मुझे ठंड में खेत पर लाते थे। वो कहते थे, ठंड से डरना नहीं, ये धरती की परीक्षा है। आज लगता है मैंने वही बात तुझ में उतार दी। गोपाल ने कहा, हाँ बाबा, अब मैं भी समझ गया हूं कि ठंड सिर्फ शरीर को जकड़ती है, दिल को नहीं। और अगर दिल में खेत की गर्मी हो तो मौसम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। हवा बहती रही, चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। फिर रामनाथ ने कहा, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा तब भी तू हर साल ठंड की आखिरी रात को यहां आना, खेत से बात करना, वो तुझसे बोलेगा। गोपाल ने कहा, बाबा,
ऐसा मत कहो। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं बेटा, ये डर की बात नहीं है। किसान मरता नहीं, वो मिट्टी में समा जाता है। देख, मैं भी तो इसी मिट्टी का बेटा हूं। उसके शब्द हवा में ऐसे तैर गए जैसे किसी ने चुपचाप आशीर्वाद बो दिया हो। गोपाल की आंखें भर आईं। बाबा, आप हमेशा ऐसे ही रहिए जैसे आज हैं। रामनाथ ने कहा, अगर मैं न भी रहूं बेटा तो मिट्टी में ढूंढ लेना, वहीं मिलूंगा। थोड़ी देर बाद दोनों खेत के बीच पहुंचे। रामनाथ झुककर मिट्टी को छूने लगा। उसने हथेलियों से मिट्टी उठाई, माथे से लगाई और कहा, ले मां, ये साल भी पूरा हुआ। ठंड की आखिरी रात है, अब तेरी गर्मी लौट आई। गोपाल ने देखा, उनके चेहरे पर एक चमक थी, जैसे चांदनी ने खुद उन्हें छू लिया हो। वो बोले, आज खेत खुश है बेटा, इसकी सांसें सुन, कैसी भारी नहीं लग रही अब। गोपाल ने कान लगाया। हवा में एक धीमी सरसराहट थी, जैसे धरती खुद कह रही हो, धन्यवाद। रामनाथ ने कहा, बस यही सुनने आया था मैं, अब चैन मिला। गोपाल ने हंसते हुए कहा, तो अब घर चलो, मां इंतजार कर रही होगी। रामनाथ ने सिर हिलाया, चल बेटा, पर धीरे चलना, ठंड को जगाना नहीं है। दोनों चलते रहे। रास्ते में हर पेड़, हर पौधा जैसे उन पर नजर रख रहा था। घर के पास पहुंचकर रामनाथ ने एक बार पीछे मुड़कर खेत की ओर देखा और बोला, अब सो जा मेरी मिट्टी। ठंड खत्म हुई। घर पहुंचकर उन्होंने अलाव जलाया। गोपाल ने देखा, बाबा आग के पास बैठे हैं, हाथ फैलाए हुए, आंखें बंद हैं। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान है, जैसे कोई सपना देख रहे हों। गोपाल बोला, बाबा। रामनाथ ने धीरे से कहा, अब ठंड चली गई बेटा, खेत गर्म है और दिल भी। थोड़ी देर बाद मीरा बाहर आई। उसने कहा, अब सो जाइए, सुबह सूरज जल्दी निकलेगा। रामनाथ मुस्कुराए, हाँ, कल सूरज मुझसे पहले उगेगा। वो धीरे से चारपाई पर लेट गए। गोपाल ने देखा, मैं उनका चेहरा शांति से भरा था। हवा बह रही थी, आग की लौ हिल रही थी, और उसी पल बाहर खेत में सरसों के फूलों ने सिर हिलाया, जैसे धरती खुद प्रार्थना कर रही हो, जिसने ठंड से लड़कर मुझे जगाया, वो अब मेरे भीतर अमर हो गया। उस रात के बाद सुबह की धूप कुछ अलग थी। ठंड खत्म हो चुकी थी, लेकिन मिट्टी की गर्मी अब हमेशा के लिए बस गई थी। गोपाल खेत पहुंचा, झुका और मिट्टी छुई। वो मिट्टी अब गर्म थी, जैसे किसी पिता के आशीर्वाद से भरी हो। सुबह की हवा अब वैसी नहीं थी जैसी कुछ दिन पहले थी। उसमें ठंड तो थी, लेकिन अब उसमें एक नरमी आ गई थी, जैसे धरती खुद किसी लंबे सपने से जाग उठी हो। आसमान हल्का गुलाबी था और दूर दूर तक खेतों पर ओस की चमक ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने सोने की धूल छिड़क दी हो। गोपाल आंगन से निकला तो देखा, सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। उसकी पहली किरणें जब रामनाथ के पुराने खेत पर पड़ीं, तो मिट्टी में से भांप उठी। सरसों के फूल चमक उठे और हवा में गुड़ की मिठास जैसी खुशबू फैल गई। गोपाल धीरे धीरे खेत की ओर चला। कदमों के नीचे मिट्टी अब गीली नहीं थी, लेकिन ठंडी भी नहीं। वो बीच में पहुंचा, झुककर मिट्टी को छुआ और फुसफुसाया, बाबा, अब ठंड नहीं है, आप जीत गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर होंठों पर मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि जैसे मिट्टी ने उसकी हथेली थाम ली हो। हवा चली, सरसों के पौधे झूम उठे, जैसे कह रहे हों, हाँ, हमने बाबा को महसूस किया। गोपाल ने चारों ओर देखा, वही खेत, वही मेढ़ें, वही हवा, पर सब कुछ नया लग रहा था। हर पत्ता जैसे मुस्कुरा रहा था, हर पौधा जैसे किसी कहानी का हिस्सा बन गया था। उसे लगा, ये खेत अब सिर्फ जमीन नहीं, एक जीवित आत्मा है जो बाबा की याद में सांस ले रही है। वो नहर के किनारे गया। वहां मिट्टी पर अब भी कल की रात के निशान थे, जहां बाबा बैठे थे, जहां उनके हाथों के निशान थे। उसने मिट्टी उठाई और माथे से लगाई। अब आप यहीं हो, है ना बाबा? उसने धीरे से कहा। पास के पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। उसने 2 बार चहक कर उड़ान भरी, जैसे किसी ने जवाब दिया हो, हाँ, यहीं हूं। गोपाल की आंखों में चमक आई। उसने महसूस किया कि हवा में अब बाबा की सांसें हैं। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग आए, हरिलाल, मोहन और मास्टर जी। हरिलाल ने खेत देखा और कहा, अरे गोपाल, ये तो जादू हो गया रे। अब तो लगता है तेरे बाबा की मेहनत ने पूरी धरती को गर्म कर दिया। गोपाल ने कहा, हाँ चाचा, वो अब ठंड से नहीं लड़ते, मिट्टी में बस गए हैं। मास्टर जी ने मिट्टी उठाई और कहा,
हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि धरती माँ होती है, लेकिन आज समझ आया कि माँ का मतलब क्या होता है। ये मिट्टी तो उनकी गोद है जिसने एक बेटे को अपने पिता का आशीर्वाद दिया है। सभी कुछ देर वहीं चुप खड़े रहे। सिर्फ हवा चल रही थी जिसमें सरसों की खुशबू और अलाव की राख की गंध मिली हुई थी। गोपाल ने हाथ जोड़कर मिट्टी को प्रणाम किया। अब ये खेत सिर्फ मेरा नहीं, गांव का है। यहां हर बच्चा आएगा, मेहनत सीखेगा। हरिलाल ने कहा, हाँ बेटा, अब ये खेत तेरे बाबा का मंदिर है। जब भी ठंड बढ़ेगी हम सब यहां आकर अलाव जलाएंगे। गोपाल मुस्कुराया, हाँ चाचा, क्योंकि बाबा ने कहा था ठंड को भगाने की सबसे बड़ी आग मेहनत है। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा। ओस की बूंदें मिट्टी में समा गईं। गोपाल ने देखा नहर से पानी धीरे धीरे खेत में आ रहा है, जैसे किसी ने उसे बिना कहे फिर चालू कर दिया हो। ये देखो, मोहन चिल्लाया, पानी अपने आप चल पड़ा। गोपाल हंस पड़ा, हाँ, क्योंकि बाबा ने वादा किया था जब भी खेत प्यासा होगा वो खुद पानी भेजेंगे। गांव के लोग पास आ गए। सबने खेत को देखा, मिट्टी उठाई, माथे से लगाई। मीरा भी आई। आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर गर्व था। उसने मिट्टी को छुआ और कहा, अब लगता है वो गए नहीं, बस धरती में उतर गए हैं। हवा में सरसराहट हुई और पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के कांपे, जैसे किसी ने उसकी बात मान ली हो। गोपाल ने आकाश की ओर देखा। सूरज की किरणें सीधी उसके चेहरे पर पड़ीं। उसने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। धन्यवाद बाबा, उसने धीरे से कहा। अब ये खेत सिर्फ फसल नहीं देगा, यादें भी देगा। सूरज अब पूरी तरह उग आया था। खेत सुनहरी रोशनी से नहा गया। सरसों के फूल हवा में लहराते हुए जैसे कह रहे थे, किसान मरता नहीं, वो बस मिट्टी में बदलकर सूरज बन जाता है। गोपाल ने मिट्टी को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसी में गिर गए और फिर उसने सिर उठाया, हाथ फैलाए और बोला, बाबा, आपकी गर्मी अब मेरे खून में उतर गई है। अब ये मिट्टी कभी ठंडी नहीं होगी। उस पल सूरज की पहली किरण ने उसके चेहरे को छू लिया और पूरा खेत चमक उठा, जैसे धरती ने खुद स्वीकार कर लिया हो कि मेहनत से बड़ा सूरज कोई नहीं। उस दिन गांव कुछ अलग लग रहा था। सुबह से ही चौपाल के पास भीड़ जुटी हुई थी। बच्चे दौड़ रहे थे और औरतें रंग बिरंगी साड़ियां पहने पेड़ों के नीचे बातें कर रही थीं। हवा में कुछ जश्न जैसा माहौल था, मगर हर चेहरे पर एक नाम था, रामनाथ काका। मास्टर जी की आवाज चौपाल पर गूंजी। आज का दिन सिर्फ हमारे गांव का नहीं, बल्कि हर उस किसान का है जो ठंड, धूप और आंधी से लड़कर भी मुस्कुराता है। आज हम गांव का सम्मान दिवस रामनाथ जी की याद में मना रहे हैं। भीड़ में सबने एक साथ ताली बजाई। गोपाल चुपचाप पीछे खड़ा था। उसके कंधे पर वही पुराना गमछा था जो उसके पिता खेत में पहनते थे। हरिलाल पास आया, बोला, गोपाल बेटा, आज तेरा दिन है। तेरे बाबा का सपना अब सच में पूरा हुआ है। देख, पूरा गांव यहां है। गोपाल ने धीमी आवाज में कहा, चाचा, ये दिन मेरा नहीं, बाबा का है। वो होते तो कहते, नाम नहीं, मिट्टी का सम्मान हुआ है। सामने मंच पर मिट्टी का एक छोटा सा ढेर रखा गया था। उसी मिट्टी में से कुछ फूल निकले थे, वो फूल जो रामनाथ के खेत से लाए गए थे। मास्टर जी ने कहा, इस मिट्टी ने हमें सिखाया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जिसने ठंड को मात दी, उसने जिंदगी को जीना सिखा दिया। गोपाल आगे बढ़ा। उसने मंच पर रखे उस मिट्टी के ढेर के सामने दीपक जलाया। हवा चली पर लौ नहीं बुझी। सब लोग एक पल के लिए चुप रहे। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, देखो, आज भी ठंड इस आग के सामने टिक नहीं पा रही। गोपाल ने दीपक के पास बैठकर मिट्टी को छुआ। बाबा, उसने बुदबुदाया, आपने कहा था ना, जब मिट्टी खुश होगी तो पूरा गांव रोशनी से भर जाएगा। आज देखो, सबका चेहरा चमक रहा है। तभी सरपंच ने आगे आकर कहा, गांव की पंचायत ने तय किया है कि इस साल से हर दिसंबर में रामनाथ दिवस मनाया जाएगा। उस दिन गांव का हर किसान खेत में अलाव जलाकर मिट्टी को प्रणाम करेगा। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे तालियां बजाने लगे और औरतें बोल उठीं, वाह, अब तो हमारे रामू काका का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले, पर मुस्कुराहट भी साथ थी। बाबा, उसने मन में कहा, आपने जो आग जलाई थी वो अब बुझने वाली नहीं।
मास्टर जी ने कहा, गोपाल, अब तेरी बारी है बोलने की। गोपाल मंच पर गया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर हर शब्द सच्चा था। मेरे पिता ने मुझे कभी बड़ी बातें नहीं सिखाई। उन्होंने बस कहा था, मिट्टी से बात करना सीख ले। मैं तब हंस दिया था, पर अब समझ आया कि मिट्टी सबसे सच्ची शिक्षक है। उसने सिखाया कि मेहनत का कोई मौसम नहीं होता और प्यार का कोई अंत नहीं। लोगों ने ताली बजाई। हर चेहरा भावनाओं से भीग गया। गोपाल ने आगे कहा, जब ठंड सबसे ज्यादा थी तब मेरे बाबा खेत में थे। लोग कहते थे पागल हैं, पर असल में वो सबसे समझदार थे, क्योंकि उन्हें पता था जब धरती कांपती है तब उसे गर्म करने वाला कोई चाहिए। आज अगर ये मिट्टी मुस्कुरा रही है तो वो उनकी वजह से है। भीड़ में कोई सिसक उठा। हरिलाल ने आंखें पोंछी। सही कहा रे बेटा, तेरे बाबा सिर्फ किसान नहीं, धरती के रखवाले थे। गोपाल ने दीपक की लौ की ओर देखा। अब ये लौ सिर्फ मिट्टी की नहीं, हम सबकी है। हर ठंड में जब ये जलेगी तो हमें याद दिलाएगी कि मेहनत ठंड को भी झुका सकती है। वो झुका और मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर सबके सामने फैलाई। ये मिट्टी अब सिर्फ खेत की नहीं रही, उसने कहा, ये हमारी पहचान है। इसे कभी सूखने मत देना। भीड़ ने एक साथ कहा, कभी नहीं। सूरज अब ढल रहा था, लेकिन हवा में एक गर्माहट थी। गोपाल ने महसूस किया कि जैसे उसके बाबा की आवाज पास से आई, देख बेटा, ठंड फिर आएगी, लेकिन इस बार मिट्टी पहले से गर्म रहेगी। उसने आसमान की ओर देखा। चांद उगने लगा था। हां बाबा, उसने फुसफुसाया, अब ठंड को डर लगने लगा है हमारे गांव से। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। चौपाल की आग अब धीमी पड़ रही थी, लेकिन उस आग की गर्मी सबके दिलों में रह गई थी। गोपाल मिट्टी के ढेर के पास झुककर बोला, बाबा, अब मैं भी हर साल ठंड की पहली रात यहीं आऊंगा, आपकी मिट्टी के पास। हवा चली और दीपक की लौ हल्के से झुकी, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। गांव के कोनों में बच्चे हंस रहे थे और औरतें कह रही थीं, अब तो ठंड भी रामू काका के नाम से कांपती होगी। और सच में उस रात ठंडी हवा जब खेतों से गुजरी तो उसने मिट्टी की खुशबू के आगे सिर झुका दिया, क्योंकि अब उस मिट्टी में एक किसान की आत्मा जल रही थी, जो ठंड से नहीं, ठंड के लिए जली थी। साल बीत गया। मौसम फिर से वही था, ठंड का, ओस का, धुंध का। लेकिन इस बार गांव की ठंड वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। हवा में अब डर नहीं था, उसमें मिट्टी की खुशबू थी और हर घर के आगे छोटे छोटे अलाव जल रहे थे। लोग कहते थे, रामनाथ काका की ठंड आ गई। गोपाल अब अपने पिता की जगह खेत संभालता था। सुबह सुबह जब वो मिट्टी पर कदम रखता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई पुरानी आवाज कहती हो, धीरे चल बेटा, मिट्टी जाग रही है। हर बार जब वो खेत में फावड़ा चलाता तो मिट्टी से भांप उठती, जैसे कोई पुराना दोस्त उसे पहचान कर मुस्कुरा रहा हो। आज फिर वही सुबह थी। हल्की गुलाबी धूप, हवा में सफेद धुंध और सरसों के पीले फूल। गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, 1 साल हो गया, पर आप गए नहीं। हर बार जब हवा चलती है आपकी बातें लौट आती हैं। वो खेत के कोने पर गया जहां उसके पिता आखिरी बार बैठे थे। वहां अब एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, ठंड मिट्टी को नहीं, मेहनत को परखती है। गोपाल ने पत्थर पर हाथ रखा और कहा, अब हर ठंड में मैं ये परीक्षा दूंगा बाबा। उसी वक्त खेत के रास्ते से बच्चों की टोली आई। उनके हाथों में छोटी छोटी बाल्टियां थीं और उनके साथ स्कूल के मास्टर जी भी थे। गोपाल, मास्टर जी ने पुकारा, हम बच्चों को दिखाने लाए हैं कि असली मेहनत कैसी होती है। आज से स्कूल में हम उन्हें खेत की कहानी पढ़ाएंगे, ठंड में सिंचाई। गोपाल मुस्कुराया, बहुत अच्छा किया मास्टर जी, ये खेत अब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। बच्चे मिट्टी में पैर डालकर खेलने लगे। कोई कहता, अरे ये तो गर्म है, तो कोई हंसकर बोला, हाँ, रामनाथ काका की मिट्टी है ना। गोपाल के होंठों पर मुस्कान फैल गई। देखो बच्चों, ये मिट्टी जब ठंडी होती है तो इसे मेहनत गर्म करती है, और जब कोई डर के भागता है तो ये जम जाती है। इसलिए किसान हमेशा इससे बात करता है। एक छोटे बच्चे ने पूछा, क्या मिट्टी सच में सुनती है काका? गोपाल ने झुककर उसकी आंखों में देखा। हाँ बेटा, सुनती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जो सच्चे दिल से बोलते हैं। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। किसी ने मिट्टी उठाई,
किसी ने बीज बोए, किसी ने फावड़े से खेला। वो दृश्य देखकर गांव के बुजुर्ग बोले, रामनाथ काका की ठंड अब बच्चों की ठंड बन गई है, मेहनत वाली ठंड। दोपहर तक सूरज ऊपर आ गया था, धुंध हट चुकी थी और खेत की मिट्टी सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। हरिलाल ने हुक्के का कश लेते हुए कहा, गोपाल, अब तू अपने बाप जैसा दिखने लगा है। चाल में वही जिद्द, आंखों में वही आग। गोपाल मुस्कुराया, जिद्द तो उनकी दी हुई है चाचा। अब ठंड से डरने वाला नहीं, ठंड को जगाने वाला किसान बनना है। शाम हुई तो गांव के बच्चे फिर इकट्ठे हुए। सबने मिलकर रामनाथ काका के खेत के बीच एक अलाव जलाया। मीरा भी आई, उसकी आंखों में गर्व था। उसने कहा, तुम्हारे बाबा कहाँ करते थे, जब तक इस खेत से धुआं उठता रहेगा मैं जिंदा रहूंगा। आज देखो धुआं फिर उठ रहा है। गोपाल ने आकाश की ओर देखा, तारे चमक रहे थे जैसे कोई ऊपर से देख रहा हो। उसने कहा, बाबा, ठंड फिर लौट आई है, लेकिन इस बार हमारे पास आपकी यादों की आग है। हर बच्चा, हर आदमी उस अलाव के पास बैठा था। कोई गुड़ बांट रहा था, कोई मूंगफली सेंक रहा था, और सब एक ही बात कह रहे थे, इस साल ठंड जरूर आएगी, लेकिन अब खेत नहीं जमेंगे। गोपाल ने हाथ फैलाए, आग की लपटों की गर्मी को महसूस किया और बोला, यह अलाव सिर्फ ठंड भगाने के लिए नहीं है, यह बाबा के वादे की याद है। जब भी ठंड बढ़ेगी हम मेहनत की आग जलाएंगे। मीरा ने कहा, बेटा, तेरे बाबा को अब सुकून मिला होगा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मां, क्योंकि अब यह खेत अकेला नहीं है, पूरा गांव इसका रखवाला बन गया है। हवा चली और अलाव की राख उड़कर खेतों में बिखर गई। गोपाल ने देखा, दूर तक सरसों के पौधे झूम रहे थे, जैसे बाबा कह रहे हों, ठंड फिर आई है, लेकिन मेरी मिट्टी अब तैयार है। रात गहराई, पर हवा में अब ठंड नहीं थी, उसमें आग की महक थी, मिट्टी की गर्मी थी और एक बूढ़े किसान की मेहनत का इतिहास। और जब आखिरी चिंगारी हवा में उठी तो उसने आसमान की ओर जाते हुए जैसे ये संदेश लिखा, जिसने मिट्टी से दोस्ती की उसे मौसम कभी हरा नहीं सकता। सुबह की धूप फिर उसी पुराने खेत पर उतरी थी, जहां कभी ठंड के थपेड़ों से मिट्टी जम जाती थी, लेकिन अब वहां हरियाली थी, हल्की गर्म हवा थी और एक अजीब सी अपनापन भरी महक थी, जैसे इस जमीन ने ठंड को पहचान लिया हो और उसे दोस्ती कर ली हो। गोपाल खेत में पहुंचा तो उसके साथ उसका 8 साल का बेटा मनु भी था। मनु की आंखों में वही चमक थी जो कभी रामनाथ की आंखों में थी। मिट्टी को देखने का वो प्यार, सरसों की खुशबू को महसूस करने का वही सुकून। बाबा, मनु बोला, ये वही खेत है ना जहां पर परदादा ने ठंड से लड़ाई की थी? गोपाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ बेटा, यही वही खेत है, यही मिट्टी है जिसने ठंड को झुकाया था। तेरे परदादा कहते थे, जिसने मेहनत की आग जलाई उसे कोई मौसम नहीं जला सकता। मनु मिट्टी में झुक गया। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, सूंघी और बोला, इसकी खुशबू तो घर जैसी है। गोपाल हंस पड़ा, क्योंकि बेटा, यही हमारा असली घर है। दीवारें सिर्फ सिर पर छत देती हैं, पर मिट्टी पूरे जीवन को सहारा देती है। दोनों खेत के बीच पहुंचे। हवा में सरसों के फूलों की हल्की गंध थी। दूर मंदिर की घंटी बजी और नहर से पानी की आवाज आई, सर्रर सर्रर। गोपाल ने मिट्टी को छुआ और कहा, देख बेटा, अब खेत खुद बोलता है। जब ये आवाज आती है ना, तो समझ लेना कि धरती खुश है। मनु ने पूछा, बाबा, क्या परदादा सच में मिट्टी से बात करते थे? गोपाल ने कहा, हाँ बेटा, वो कहते थे, जब इंसान मिट्टी से बात करता है तो वो भगवान से सीधा जुड़ जाता है, और जब तू बड़ा होगा तब तुझे भी ये आवाज सुनाई देगी। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा में पुराने दिनों की फुसफुसाहट थी, वही ठंड, वही मेहनत, वही आग की याद। गोपाल ने दूर खेत के कोने की ओर इशारा किया, वो देख, वहां उस जगह तेरे परदादा आखिरी बार बैठे थे। यहीं उन्होंने मिट्टी को प्रणाम किया था और कहा था, अब मेरी ठंड खत्म, मेरी मिट्टी गरम। मनु चुपचाप गया और उसी जगह मिट्टी में झुक गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, परदादा, अब आपकी मिट्टी मेरी है। मैं भी वादा करता हूं, इसे कभी सूखने नहीं दूंगा। गोपाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखा, आंखें भर आईं। अब ये खेत तेरे हवाले बेटा, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। पास के पेड़ से हवा चली, पत्ते सरसराए, जैसे आशीर्वाद बरस रहा हो।
गोपाल ने कहा, हर साल जब ठंड आएगी हम यहीं अलाव जलाएंगे। तू अपने बच्चों को बताएगा कि कैसे तेरे परदादा ने ठंड से लड़कर खेत को जिंदा किया था। मनु बोला, और मैं उन्हें कहूंगा कि ठंड से डरना नहीं चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए। गोपाल हंस पड़ा। सही कहा बेटा, ठंड दुश्मन नहीं, इम्तिहान है। जो इसे झेल लेता है वही असली किसान होता है। दोनों ने साथ में नहर का पानी खेत में छोड़ा। धारा धीरे धीरे बहने लगी। सूरज की किरणें पानी में झिलमिलाने लगीं। गोपाल बोला, देख बेटा, ये धारा जैसे हमारी पीढ़ियों की कहानी है, एक से दूसरे तक बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। मनु ने कहा, तो मैं इसे हमेशा बहने दूंगा बाबा। कुछ देर बाद गांव के बच्चे फिर खेत पर आए। उन्होंने मिट्टी में अपने नाम लिखे। किसी ने लिखा मनु, किसी ने गांव, किसी ने रामनाथ काका। गोपाल ने देखा, मिट्टी पर धूप पड़ते ही सारे नाम चमकने लगे। देखो बेटा, उसने कहा, नाम मिट्टी में नहीं मिटते, वो उसमें जड़ पकड़ लेते हैं। शाम होने लगी थी। सूरज ढलने से पहले आसमान नारंगी हो गया और पूरा खेत सुनहरे रंग में नहाने लगा। गोपाल ने मिट्टी पर हाथ रखकर कहा, बाबा, अब ये जमीन नई पीढ़ी के हवाले है। आपने जिस ठंड से लड़ा, अब वो हमें सिखाएगी कि कैसे जीना है। मनु ने मिट्टी में झुककर एक बीज बोया। ये बीज मेरी तरफ से है परदादा को। गोपाल ने कहा, और जब ये उगेगा बेटा, तो समझ लेना कि तेरे परदादा ने जवाब दिया है। हवा चली, सरसों के फूल झूमे और आसमान में पक्षियों का झुंड लौट गया। गोपाल ने मिट्टी की ओर देखा और मन ही मन कहा, बाबा, आपने सिर्फ ठंड से नहीं, वक़्त से भी जीत ली। मनु ने हाथ पकड़कर कहा, चलो बाबा, माँ बुला रही होगी। गोपाल मुस्कुराया, चल बेटा, आज खेत को नींद आने दो, कल फिर इसे हमारी सांसों की जरूरत होगी। दोनों धीरे धीरे घर की ओर चले। पीछे खेत में हवा हिल रही थी, सरसों की फसल लहर रही थी और मिट्टी की खुशबू में एक अनकही दुआ घुली हुई थी। जिसने मुझे पसीने से सींचा, वो मेरी हर ठंड में जिंदा रहेगा। उस रात गांव में हल्की ठंड फिर लौट आई थी। हवा में पुरानी सर्दियों की सी चुभन थी, लेकिन इस बार किसी को डर नहीं था। हर घर के आगे अलाव जल रहा था। बच्चे उसकी आग के चारों ओर खेल रहे थे और हवा में गुड़ और मूंगफली की खुशबू घुली हुई थी। आसमान साफ था, तारे जैसे धरती को निहार रहे थे। गोपाल घर के आंगन में बैठा था। पास में मनु ऊँग रहा था। अलाव की लपटें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और वो हर बार आग बढ़ाते हुए कहता, बाबा देखो, अब ये ठंड भी हमें सलाम करती है। गोपाल मुस्कुराया। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, ये आग हमारी मेहनत की पहचान है। जब तक ये जलेगी, ठंड कभी हमें नहीं जीत पाएगी। रात के उस सन्नाटे में अचानक हवा चली। अलाव की लपटें ऊंची हो गईं। गोपाल ने ऊपर आसमान की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे तारों के बीच कहीं उसके पिता खड़े हैं। वही पुरानी मुस्कान, वही झुर्रियों में छिपा सुकून। उसने धीरे से कहा, बाबा, अब आपका खेत फिर से हंसने लगा है। एक पल के लिए हवा थम गई। फिर जैसे किसी ने जवाब दिया हो, क्योंकि तुमने उसे दिल से सींचा है बेटा। गोपाल की आंखें भर आईं। वो उठा, मिट्टी के कोने से एक मुट्ठी उठाई और आग के पास रख दी। अब ये मिट्टी गर्म रहेगी, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना आए। उसी वक्त मनु उठ गया। उसकी नींद खुली और उसने पूछा, बाबा, आप मिट्टी से बात कर रहे थे क्या? गोपाल हंस पड़ा। हाँ बेटा, जब मिट्टी में अपने लोग बस जाएं तो उसे बात करना आसान हो जाता है। मनु ने भी मिट्टी उठाई, उसे दिल से लगाया और बोला, परदादा को शुभ रात्रि। गोपाल का दिल भर आया। उसने बेटे को गले लगाया और बोला, बेटा, जब तू बड़ा होगा ना, तो तू भी इस खेत से बात करेगा, और जब ठंड आएगी तो तेरा बेटा भी ये आग जलाएगा। मनु बोला, और तब परदादा ऊपर से हंसेंगे, है ना बाबा? गोपाल ने कहा, हाँ बेटा, मिट्टी में जो सोते हैं वो हंसना नहीं भूलते। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। गांव के सब घरों में आग धीमी पड़ने लगी, लेकिन हर घर के अंदर एक गर्माहट रह गई। वो गर्माहट जो मेहनत, यादों और आशीर्वाद से बनी थी। सुबह हुई, धूप निकली तो गोपाल और मनु फिर खेत की ओर निकले। हवा ठंडी थी, पर धूप की रोशनी में चमक थी। मिट्टी पर ओस की बूंदें जमी थीं, और जब सूरज की किरणें उन पर पड़ीं तो ऐसा लगा जैसे मिट्टी मुस्कुरा रही हो। गोपाल ने झुककर मिट्टी को छुआ और बोला, बाबा,
अब ठंड आकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने इसे अमर बना दिया है। मनु ने पूछा, बाबा क्या मिट्टी सच में अमर होती है? गोपाल ने कहा, हाँ बेटा, जो धरती से जुड़ जाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। दूर मंदिर की घंटी बजी, खेतों के ऊपर से हवा चली और सरसों के फूल झूमने लगे, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उन्हें थामे नाच रही हो। गोपाल ने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वो बोला, अब ये खेत सिर्फ फसल नहीं देगा, ये विश्वास देगा कि ठंड भी झुकी जा सकती है अगर इरादा गर्म हो। मनु ने मिट्टी में हाथ डाला। एक छोटी सी ओस की बूंद हथेली में आई। उसने कहा, बाबा देखो, ये बूंद तो चमक रही है। गोपाल ने कहा, ये तेरे परदादा का आशीर्वाद है बेटा, जो हर सुबह ओस बनकर लौट आता है। दोनों ने साथ में खेत में काम शुरू किया। फावड़ा मिट्टी में उतरा और मिट्टी ने वहीं जाना पहचाना सुर निकाला, खर्र खर्र, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर दोहराई जा रही हो। गांव के दूसरे किसान भी खेतों में उतर गए। हर कोई मिट्टी को छूता, सूरज की ओर देखता और मुस्कुराता। किसी ने कहा, अब ठंड डरती है हमारे गांव से। किसी ने कहा, रामनाथ काका अब देवता बन गए हैं, उनके खेत से अब भी गर्मी निकलती है। गोपाल ने मनु की ओर देखा, सुन बेटा, ये बातें याद रखना, ये खेत हमारा मंदिर है और मेहनत हमारी पूजा। मनु ने सिर हिलाया, हाँ बाबा, मैं हर साल ठंड की पूजा करूंगा, मिट्टी को छूकर, परदादा को याद करके। गोपाल की आंखें नम हो गईं। बस इतना ही काफी है बेटा, यही असली आशीर्वाद है, जब अगली पीढ़ी मिट्टी से रिश्ता नहीं तोड़ती। हवा फिर चली, खेत में पत्ते हिले, सरसों के फूल झूमे। गोपाल ने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, बाबा आपने कहा था ना, मेहनत करने वाले कभी ठंडे नहीं पड़ते। देखो अब पूरा गांव गर्म है। उस पल सूरज पूरी तरह उगाया। खेत सुनहरी रोशनी में डूब गया। गोपाल ने मिट्टी में झुककर प्रणाम किया। मनु ने भी वैसा ही किया और हवा में जैसे कोई आवाज गूंजी, धरती का आशीर्वाद मिल गया है बेटा, अब ठंड सिर्फ कहानी रह गई है। आकाश में पक्षियों का झुंड उड़ता गया। गांव फिर से जाग उठा और उसी मिट्टी के बीच मेहनत की खुशबू ने एक नया मौसम जन्म दिया। वो मौसम जहां ठंड नहीं, बस गर्म दिलों की कहानियां थीं। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा और मेरी टीम का मनोबल कम होता है। और जब हमारी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।